हेलो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं फॉर आपकी सक्सेस। फ्रेंड्स, ये इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था का मास्टर सीरीज चलाया जा रहा है। इसमें हम सब 1000 से भी अधिक प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। इसका यह पार्ट 14 है। इसमें हमने शानदार 50 प्रश्नों को सेलेक्ट किया है, जो बहुत ही अच्छे स्तर के, जो कमीशन लेवल के पेपर हैं उनके क्वेश्चन है ये। तो आप इन वीडियोस को शुरू से अंत तक देखिए। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। बहुत कुछ सीखने को आपको इस वीडियो से मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार राज्य परिषद और विधानसभा परिषद का कार्यकाल इस प्रकार था। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 वर्ष और 3 वर्ष। आपको बता दें कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार जो राज्य परिषद का कार्यकाल था वह 5 वर्ष था और विधान परिषद का कार्यकाल कितना था, तो वह 3 वर्ष था। तो इसका ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकती है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। ठीक है, आपको बता दें कि अनुच्छेद 312 का इस्तेमाल करके, अनुच्छेद 312 के अनुसार जो राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। तो इसका राइट आंसर बी है। राज्यसभा जो है वो अखिल भारतीय सेवा जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इन सभी का जो है सृजन यानी कि फॉर्मेशन कर सकती है 2/3 बहुमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सभी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अधिकार में शामिल अधिकारों का प्रयोग करने के हकदार हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 30। आपको बता दें कि अनुच्छेद 30 के अनुसार जो भारत के प्रत्येक अल्पसंख्यक है और भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक है वे दोनों शिक्षण संस्थानों को खोलने और उसका प्रशासन करने का उनको अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एक पल भूलना नहीं चाहिए, यह कम से कम बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का जन्म अधिकार है, जिसके बिना वह नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरी तरह निर्वहन नहीं कर सकता। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था। भारत के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसके द्वारा शिक्षा का अधिकार के बारे में यह प्रसिद्ध बयान दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने ही यह स्टेटमेंट दिया था। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें फॉन्ट साइज बढ़ाने का ना कारण ये कारण था। देखिए इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आप सोचिए फॉन्ट साइज बढ़ाने पे क्वेश्चन कट जाता। ठीक है, तो इसमें आप लैंडस्केप मोड में देखिए इस वीडियो को और तो आपको ये दिक्कत नहीं होगा देखने में। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सरकार की सभी शक्तियां और सभी प्राधिकरण, विधायी, कार्यकारी और न्यायिक लोगों से व्युत्पन्न होते हैं और इसका उपयोग इस संविधान के अनुसार या उसके तहत स्थापित संगठनों के माध्यम से भारत के राष्ट्रमंडल में किया जाएगा। ठीक है, तो उपरोक्त लेख निम्नलिखित में से लिया गया है जिसे कुछ विद्वानों द्वारा भारत के राष्ट्रमंडल का संविधान कहा जाता है। तो कौन से रिपोर्ट से इसे लिया गया है। इस रिपोर्ट का ये एक पार्ट है, तो यह है नेहरू रिपोर्ट का एक हिस्सा है। ठीक है, ये जो बातें कही गई है नेहरू रिपोर्ट की एक हिस्सा है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति देता है। तो इसका जो राइट आंसर है 226। ठीक है, 226 अनुच्छेद के अंतर्गत जो उच्च न्यायालय है वह रिट जारी करते हैं। अच्छा, आपसे अगर यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हो गया, ये अगर सर्वोच्च न्यायालय पूछ दिया जाता है आपसे सुप्रीम कोर्ट का रिट जारी करने का अनुच्छेद, तो वहाँ पे आप क्या यूज करते हैं, 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है और रिट जारी करता है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की पावर उनको 32 के अंतर्गत दी गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मामलों की भारतीय परिषद के पूर्व पदाधिकारी कौन है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। वेरी ये 3 स्टेटमेंट है, ये तीनों अपने आप में क्वेश्चन है, प्लस ये कंबाइंड भी एक सिविल सर्विस का यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो इसको ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ कैलेंडर, जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर उसके बारे में कुछ बात दिया गया है, उसके बारे में आप पढ़िए ध्यान से। ठीक है, क्या क्या इसमें बात कही गई कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक युग पर आधारित है, जिनकी तिथियों में ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों के साथ स्थायी पत्राचार है,
दूसरा है कि चैत्र शुक्ल एक, जिस पर नया साल शुरू होता है, हर साल 21 या 22 मार्च को हमेशा होता है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि एक लीप वर्ष में भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर की शुरुआती 6 महीने 31 दिनों की होती है। शुरुआती 6 महीने कितने, तो 31 दिनों की होती है। तो ये तीन स्टेटमेंट है, तो आपको बता दूं इसका तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। तो राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में जो ये तीन स्टेटमेंट दिया गया, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में कौन सा प्रभारी है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो आता है ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय मानक ब्यूरो। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष तक वर्तमान परिसर में जाने से पहले संसद भवन से अपनी बैठक की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1958। आपको बता दें कि 1937 से भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से, 1935 में आपको पता है कि भारत सरकार अधिनियम आया था, तो इस अधिनियम का इस्तेमाल करके 1935 से लेकर 1950 तक, ठीक है, 1935 से लेकर 1950 तक जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो वो जो बैठती थी, वो बैठती थी कहाँ पे, तो वो संसद के प्रिंस के चैम्बर में बैठती थी। ठीक है, संसद भवन में एक प्रिंस का चैम्बर करके स्पेस है, उस जगह पे ये जो सुप्रीम कोर्ट अपनी बैठक करती थी। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था और 1958 में वर्तमान परिषद में कार्यवाही शुरू की थी। अभी जहां न्यू दिल्ली में भी जो सुप्रीम कोर्ट बैठती है वह 1958 में यहाँ पे शुरू हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, विवाद समाधान पैनल किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। तो विवाद पैनल जो अधिनियम है वह स्थापित किया गया आयकर अधिनियम 1961 के तहत। किसके तहत, आयकर अधिनियम 1961 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कौन नियुक्त / नामांकित करता है। तो इसका राइट आंसर है केंद्र सरकार। ठीक है, महिला आयोग का जो अध्यक्ष है उसे केंद्र सरकार नियुक्त या नामांकित करता है। क्वेश्चन आपके लिए कि आप जाके आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि अभी वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1950 में योजना आयोग की स्थापना किसने की। बताइए 1950 में जो योजना आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यह की गई थी कैबिनेट के द्वारा। आपको बता दें कि योजना आयोग की स्थापना 1950 में कैबिनेट ने एक अतिरिक्त संवैधानिक संस्था के रूप में की थी और 17 अगस्त 2014 को इसे ख़त्म कर दिया गया और इसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 भी किससे संबंधित है। तो संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 44 भी किससे संबंधित है, यह संबंधित है सहकारी समितियों से। ठीक है, सहकारी समितियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बिल जो निम्नलिखित में से किसके अर्थ और दायरे को प्रभावित करता है, संसद में केवल भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि आय पर कर। ठीक है, कृषि आय पर जो कर है वह संसद में केवल भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेर्वुस एलाफास हंगुल किस प्रदेश का राजकीय पशु है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन इसका ये जो हंगुल है ना, ये जम्मू कश्मीर का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन रहा है। यूपीएससी 2017 में पूछा गया था हंगुल से बेस्ट क्वेश्चन। तो ये जो सेर्वुस एलाफास हंगुल जो है यह जम्मू कश्मीर की जो क्या है वह राजकीय पशु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोई व्यक्ति भारत के अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है यदि वह निम्नलिखित में से किसकी योग्यता प्राप्त कर ले। ठीक है, अटॉर्नी जनरल बनने के लिए किसकी योग्यता, तो बता दें इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता प्राप्त कर ले तब वो अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में न्यायिक प्रणाली की एक बड़ी विफलता परीक्षण के तहत मामलों के शीघ्र निपटारन को सुनिश्चित करने में इसकी अप्रभावी रही है। ठीक है, कौन सा भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक है जो न्याय को तेज करने का अधिकार प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 जो है वह आपको बता दें कि अनुच्छेद 21 के अनुसार
किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए इसके तहत इस अधिकार का इस्तेमाल करके वो अपील कर सकता है, तेज प्रदान करने का, न्याय तेज करने का जो अधिकार इनको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किए जाने के बाद राज्य में से आधे से कम नहीं होने वाले, ठीक है, आधे से कम नहीं होने वाले विधानसभा द्वारा अनुमोदित होने की भी आवश्यकता होगी। यह वह संविधान संशोधन विधेयक निम्नलिखित में से संबंधित है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पहले 3 स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, देखिए पहला तो क्या है कि राज्य सूची से समवर्ती सूची में शिक्षा का हस्तांतरण। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था में बदलाव, और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था में बदलाव। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। केवल 2 या 2 नंबर स्टेटमेंट है, ये 1 है, यह 1 है, यह 2 है और यह 3 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, केवल 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में हज कमेटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। भारत में जो हज कमेटी है उसके बारे में ध्यान देना है। पढ़िए स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट है संसद के 3 मुस्लिम सदस्यों को भारत की हज समिति के सदस्य के रूप में नामांकित किया गया है या किया जाता है। दूसरा है एक मंत्री भारत की हज समिति का अध्यक्ष नहीं हो सकता, एक मंत्री कभी भी हज कमेटी का सदस्य नहीं हो सकता। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि केंद्र सरकार को भारत की हज समिति के अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार है। तो केंद्र सरकार जो है वो हज कमेटी का जो अध्यक्ष है वह नियुक्त कर सकता है, उसका अधिकार उसको दिया गया। तो इसमें से आपको बताना है कि राइट कौन सा है। इसका आंसर जो बता दें आपको कि तीनों राइट है। ऑप्शन सी इसका क्या है, करेक्ट है, तीनों राइट है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट जो है वह राइट है, ये और ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक समीक्षा की शक्ति उपरोक्त में किसके पास है। तो न्यायिक यानी कि जुडिशियल रिव्यू की पावर किसको दी गई है, तो दोनों को दी गई है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जुडिशियल रिव्यू दोनों के पास दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन अधिकारों की मान्यता और निहित करने और भूमि अधिकारों के वितरण की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसके साथ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य और केंद्र शासित राज्य। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित राज्य के पास वन अधिकारों की मान्यता और निहित करने और भूमि अधिकारों के वितरण, ठीक है, की जिम्मेदारी राज्य और केंद्र शासित राज्य के पास है। तो ये भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित चरणों में से किस पर सार्वजनिक राय को व्यक्त करने के उद्देश्य से सामान्य वित्त आमतौर पर प्रसारित स्लैश रखा जाता है। तो देखिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी, तीसरे अध्ययन के बाद। ठीक है, तीसरे अध्ययन के बाद जो है वह बिल जो है, ठीक है, बिल आमतौर पर रखा जाता है, प्रसारित रखा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे अध्ययन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि जिसने 28 सितंबर 2010 को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि को बदल दिया है, को निम्नलिखित में से किस वर्गीकृत किया गया, किस में वर्गीकृत किया गया। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका है सी, भारतीय सार्वजनिक खाता के रूप में इसे वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन की आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विचार करें तो यहाँ देखिए बहुत सारा स्टेटमेंट दिया है। पहला कि यह अधिनियम राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रावधान करता है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, जबकि राज्यपाल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो है कि इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के निर्माण के बाद राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि अस्तित्व में है। तो इसमें 3 स्टेटमेंट में कौन सही है आपको बताना है। तो इसमें बता दूं ऑप्शन ए जो इसका है वो क्या है, करेक्ट है, केवल 1। ठीक है, केवल 1 पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। बाकी राष्ट्रपति, राज्यपाल वाला भी स्टेटमेंट गलत है, और ये भी स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट जो भी है वो भी गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि जूंगा पिठिया किस प्रदेश की राजकीय मछली है।
जुंगा पिठिया जो है वो असम की राजकीय मछली है। ठीक है, असम की राजकीय मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाती है संसद के अधिनियम द्वारा। और वर्तमान में कितने अभी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं, तो 33 प्लस 1 और 34 टोटल है ना। 33 प्लस 1 34, 34 टोटल अभी न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सदन की बैठकों में मौजूद सदस्यों की न्यूनतम संख्या या उसके व्यापार के वैध लेन देन के लिए समिति को कोरम कहा जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। अब यहाँ भी देखिए स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, तो इसमें विचार कीजिए। सदन की बैठकों का निर्माण करने के लिए कोरम सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/5 होता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि समिति के संबंध में बैठने के लिए कोरम समिति के सदस्यों की कुल संख्या का 1/2 होता है। इसमें कौन सही है कौन गलत है, तो इसका बता दें, दोनों गलत है। 1/10 होता है, ना कि 1/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रिट जारी करने में सुप्रीम कोर्ट के आदेश, तो रिट जारी करने में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उसके बारे में कुछ लिखा है, सुनिए। उदारता उस कार्यालय के हकदार नहीं था जिसे वह पकड़ रहा था, या वह एक विशेष अधिकार था जिसका वह प्रयोग कर रहा था। उपरोक्त घोषणा को निम्नलिखित रीट के रूप में पहचाना जा सकता है। तो जो रीट दिया गया कौन से रूट के रूप में इसे पहचाना जा सकता है, इस जो स्टेटमेंट है, तो इसका राइट बता दें कि अधिकार परीक्षा नाम की जो रीट है उसके अंतर्गत इस स्टेटमेंट को हम पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द्विसदनीय विधायिका निम्नलिखित में किस सरकार की एक विशेषता है। तो द्विसदनात्मक जो विधायिका है वो किसकी विशेषता है, वह विशेषता है संघीय व्यवस्था की। ऑप्शन सी इसका क्या है, करेक्ट है, संघीय व्यवस्था की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, सब यूपीएससी ईपीसीएस का क्वेश्चन है, तो अब इतना बड़ा फॉन्ट करने से एकदम पूरा नीचे तक चला जाता है, वो पता ही नहीं चल पाता आपको। तो इसका साइज छोटा है क्योंकि आप देख पा रहे हैं एक ही स्क्रीन में, नहीं तो बहुत बड़ा इसका फॉन्ट कर देता मैं तो पता चलता सिर्फ एक या दो ही स्टेटमेंट में एक पूरा आपका जो है स्क्रीन भर जाता। नीचे जाते तो आपको पता ही नहीं चलता ऊपर क्या पढ़े और नीचे क्या पढ़े, इसीलिए इसका जो है ना फॉन्ट जानबूझ के थोड़ा छोटा रखा गया। बाकी वीडियोस का आपके कमेंट्स देखे हैं हमने, बाकी वीडियोस में फ़ॉन्ट बढ़ा दिया गया, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मजबूरी तैयार रखने का, तो आप थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा इसको। 360 में आप देखिए इसको, और लैंडस्केप में देखिए क्लियर हो जाएगा आपको ये। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला कथन है कि राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर को भारत में एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है, पहला स्टेटमेंट सुनिए। दूसरा, राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर के उद्देश्य के लिए जनगणना अधिनियम 1948 में संशोधन किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट, एनपीआर डेटाबेस का उपयोग बायोमेट्रिक डीडुप्लीकेशन के लिए भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई द्वारा किया जाना चाहिए और एक अद्वितीय पहचान संख्या असाइन करना है। तो 3 स्टेटमेंट आपको दिया, बताना इसमें कौन करेक्ट है, तो ऑप्शन इसका बी है। 1 और 3 स्टेटमेंट जो है वह इसका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित स्थितियों में से केंद्र सरकार बजट प्रक्रिया के दौरान गिर जाएगी। तो किस स्थिति में जो है केंद्र सरकार बजट का प्रक्रिया जब चल रहा है उस समय भी गिर सकती है सरकार, तो इसका राइट आंसर है यदि लोकसभा द्वारा विधेयक खारिज कर दिया जाए। ठीक है, तब क्या होता है, सरकार गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो निम्नलिखित कथन पर ध्यान दीजिए, जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर और पी.एन. भागवती जनहित याचिकाओं को स्वीकार करने वाले पहले न्यायाधीश थे। दूसरा स्टेटमेंट है कि हुसैन नारा खातून बनाम बिहार राज्य देश की पहली जनहित याचिका थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। ठीक है, अय्यर और पी.एन. भागवती जनहित याचिकाओं को स्वीकार करने वाले पहले न्यायाधीश थे, नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार किस राज्य में प्रयोग की गई। तो भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो सर्वप्रथम केरल में प्रयोग की गई थी। केरल में कल डिटेल में समझाया था मैंने इसको, आपको जाके देख लीजिए वीडियो को। इसकी वीडियो इन जितने भी बनाए जा रहे हैं वीडियो, इन सब की प्लेलिस्ट बना दी गई है चैनल पे, जाके आप चेक कर सकते हैं। आज ये आई थिंक ये 14 पार्ट है और 13 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दी जा चुकी है। अब जाके वहाँ सारे वीडियोस को आप देख ले सकते हैं। ठीक है, और फाइनली कोशिश करूँगा कि एक कंबाइंड 1000 क्वेश्चन का एक सिंगल भी वीडियो बना दूँ, देखता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इन कथन पर ध्यान दीजिए।
मैंने बताया था कि लास्ट के 3-4 पार्ट जो है उन सभी में पीसीएस और यूपीएससी के क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो अब वही है, आने वाले पार्ट्स में भी यूपीएससी लेवल के यही सब क्वेश्चंस रहेंगे। स्टार्टिंग में मैंने बहुत इजी क्वेश्चंस रखे थे, तो अभी थोड़ा सा लेवल ऊपर कर दिए हैं, आपको भी पढ़ना ही होगा और पढ़ना ही चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि मत्स्य पालन एक राज्य विषय है, ठीक है, इसलिए राज्य सरकारें मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास और स्थायित्व के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण राज्य सरकारों के नियंत्रण में काम करता है जिनके पास तट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही है, ऑप्शन 2 इसका क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में क्या 73वां संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है? तो 73वां संविधान संशोधन जो की गई थी उसकी क्या विशेषता नहीं है? उसकी राज्य योजना आयोग, ठीक है, राज्य योजना आयोग का कोई जिक्र नहीं है इसमें। और 73वें संविधान संशोधन में ग्राम सभा का है जिक्र, 3 स्तरीय प्रणाली का है, राज्य चुनाव आयोग का जिक्र है, लेकिन राज्य योजना आयोग का जिक्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में संशोधन द्वारा निम्नलिखित आयोगों में कौन सा स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर इसका है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है, अनुसूचित जनजाति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब जो है ये सब संविधान संशोधन से स्थापित नहीं किया गया था, ये 3 जो दिख रहा है ये किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति को माफी देने के लिए सौंपा गया है? राइट आंसर अनुच्छेद 72 के तहत और राष्ट्रपति जो है माफी देते हैं, कल भी बताए थे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो इसमें भी स्टेटमेंट है, पहला क्या कह रहा है? सशस्त्र बल। तो सशस्त्र बल न्यायाधिकरण जो है वो भारतीय संसद द्वारा कानून के माध्यम से स्थगित किया गया है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण सेवाओं से संबंधित मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार है। तीसरा है कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के पास न्यायालय मार्शल से संबंधित मामलों में मूल क्षेत्राधिकार है। तो इसका सब जो स्टेटमेंट दिया है इसमें राइट कौन सा है? तो स्टेटमेंट सिर्फ 1 जो है वो राइट है, बाकी स्टेटमेंट 2 और 3 जो है क्या है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए कि पीआईओ कार्ड जो होता है, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, तो वो कार्ड धारक वोट करने के लिए योग्य नहीं है, पहला स्टेटमेंट है, सुनिएगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि 2 महीने से अधिक के उनके रहने के लिए भारत में पंजीकरण की आवश्यकता है। 2 महीने से ज़्यादा रहने के लिए पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब तक उनके पास वैध पीआईओ कार्ड नहीं है तब तक उन्हें भारत यात्रा करने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। तो 3 स्टेटमेंट है, सही क्या है? तो सही तीनों स्टेटमेंट इसका है, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत में चुनावों के अंतिम चरण तक एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल दिखाने पर रोक है, और यह रोक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन पर आधारित है जो 2010 में प्रभावी हुआ। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो 41 का बी कथन सही है, ठीक है। ये जो है ये कथन जो है वो सही है, ये कथन सही नहीं है, ठीक है, एग्जिट और ओपिनियन पोल वाला कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारत में पारंपरिक वन निवासी अधिनियम लागू किया गया था? तो भारत में किस वर्ष किया गया था यह अधिनियम लागू? यह किया गया था 2006 में। कब किया गया था? 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आचार संहिता कितने समय पूर्व लगती है? तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आप जानते हैं, उस तारीख से जब चुनाव आयोग चुनावों की तारीख की घोषणा करता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या है सर? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में वर्षा क्षेत्रों की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राष्ट्रीय वर्षा क्षेत्र प्राधिकरण NRAA का गठन किया गया है। NRAA है, तो NRAA किस तरीके का जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह सलाहकार है ना, सलाह देने लायक यह ऑर्गेनाइजेशन है। बात इसकी मानी भी जा सकती है और नहीं भी। निम्नलिखित में से कौन सी फांसी की सज़ा को क्षमा कर सकता है? फांसी की सज़ा को क्षमा करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के मामले पर फैसला करता है? राज्यसभा के अयोग्यता के मामले पर फैसला करेगा चुनाव आयोग की परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्टल बैलेट से मत कौन डालता है? पोस्टल बैलेट से मत कौन डालता है? तो विदेशों में तैनात विदेशी सेवाओं के सदस्य, ठीक है।
सशस्त्र बलों के सदस्य, वो भी ठीक है। चुनाव कार्यों पर कार्यरत कर्मचारी, हाँ ये भी ठीक है। ये सभी जो है ना ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये सभी पोस्टल बैलेट से ही मत डालते हैं अपने, ठीक है। 47 का डी है। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति संसद द्वारा होती है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि चुनाव आयोग के सदस्यों के पास मुख्य चुनाव आयुक्त जैसी योग्यताएं होती है। और तीसरा जो स्टेटमेंट है, मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसमें से कौन कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सब स्टेटमेंट ये जो है गलत है, ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए निम्नलिखित पर। पहला क्या है स्टेटमेंट इसमें, वयस्क उत्पीड़न के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है। नेक्स्ट है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली। और चौथा है अप्रत्यक्ष चुनावों की संचयी प्रणाली। भारत में विभिन्न चुनावों में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, तो इन सभी में किसका, तो 1 और 2 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वयस्क उत्पीड़न के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव और एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ये दोनों का प्रयोग भारत में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय, और आज का हमारा इस वीडियो का शानदार 50 प्रश्नों के कलेक्शन के इस वीडियो का आज लास्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय में के न्यायाधीशों का वेतन किसमें से दिया जाता है। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों का वेतन है वह दिया जाता है भारत के समेकित निधि से, ठीक है। भारत के समेकित निधि से दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मास्टर सीरीज जो पॉलिटी की चलाई जा रही है, जिसमें 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। 13 पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ये 14 पार्ट था। और इसमें 50 शानदार प्रश्न को सिलेक्ट किया गया। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यूपीएससी पीसीएस के क्वेश्चन स्तर के हैं और उसके हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे और वीडियो कैसा लगा आपको। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।